स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राशिद ईडुलेब और मैं हूं आपका राशि सर। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इससे हर साल बिहार बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर। इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अगर मेरा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देखिएगा। पार्ट 1 को देखिए, तब इस वीडियो को देखिए पार्ट 2 को, तब आपको मज़ा होने वाला है। और इस सेशन में जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे आप ध्यान से करेंगे। और इस सेशन में कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल है, आपका दिमाग खोल देगा। आप अगर इस सेशन को अगर पूरा देखते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज का सेशन का, कि यदि समतल दर्पण को 10 सेंटीमीटर पीछे ले जाए, क्या बोल रहा है कि कोई एक समतल दर्पण है, यहाँ पे कोई एक समतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि यदि समतल दर्पण को 10 सेंटीमीटर पीछे ले जाया जाए तो प्रतिबिंब कितना दूरी पीछे जाएगा। अगर आप समतल दर्पण की कुछ विशेषता अगर पढ़े होंगे कि समतल दर्पण को जितना पीछे लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब जो होता है उससे 2 गुना पीछे चल जाएगा। ये समतल दर्पण का एक खासियत होता है। उस समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का कुछ विशेषता होते हैं। क्या विशेषता होती है कि समतल दर्पण को जितना दूरी पे लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब जो होगा उससे 2 गुनी दूरी पे बन जाएगी, चल जाएगी। तो यहाँ पे समतल दर्पण को कितना दूरी पे लेके जा रहे हैं, कितना पीछे लेके जा रहे हैं, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें जो प्रतिबिंब जो पीछे जाएगा इसका 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में एक केस ऐसा होता है जिसको हम लोग स्पेशल केस के नाम से बोलते हैं। उस केस में क्या कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आप अगर पिछला सेशन देखें तो उस वीडियो में भी मैंने बताया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तब इस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है, और वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। और यह कैसा होता है, आभासी या काल्पनिक होता है। तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है कब, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखें। तो यहाँ पे आभासी नहीं पूछा है, वास्तविक पूछा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। बिल्कुल नहीं, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक या आभासी बनेगा। वस्तु फोकस के बाहर हो। अब यहाँ फोकस के बाहर किधर बोल रहा है, फोकस के बाहर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है नहीं, अंदर भी हो सकता है, ध्रुव और फोकस के बीच भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई इससे पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे होना चाहिए। वस्तु ध्रुव पर हो, वस्तु अगर ध्रुव पे हो जाएगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। तो कहाँ पे वस्तु को अगर हम लोग कहाँ पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, वस्तु को कहाँ पे रखें, अनंत पे रखें, और यहाँ पे इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। अनंत सा मतलब यहाँ पे ये अनंत हो गया। अब वस्तु अनंत पे रखा गया, बहुत दूर पे रखा गया, आप कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं पता है। तो इसलिए क्या करता है कि अनंत से कोई समांतर जो रेखा जो होता है, समांतर किरण जो है किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर यहाँ पे आपतित करते हैं। जब मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण को आपतित करते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद दोनों किरणें कहाँ पे जाके मिलती है, फोकस पे जाके मिलती है। जब फोकस पे जाके मिलती है तो यहीं पे क्या बन जाएगा, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब अगर इसमें देखा जाए कि वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है, तो दर्पण के बाईं तरफ, इधर दर्पण के बाईं तरफ जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। और वास्तविक अगर होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है, और फोकस जो है कहाँ पे है, दर्पण के बाईं तरफ है। अगर यहाँ पे प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता तो वो कैसा होता, आभासी होता, जो कि दर्पण के पीछे बोलते हैं। तो दर्पण के आगे जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो कि यहाँ पे बन रहा है, और दर्पण के पीछे जो है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे बोला है कि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब
कब बनता है? जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे हो। अनंत पे हो तो वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। अब फोकस पे जैसे बनेगा, अनंत पे वस्तु को रखते हैं तो फोकस पे जो प्रतिबिंब बनता है, फोकस पे प्रतिबिंब कैसा होता है? वो बहुत छोटा होता है। कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? डी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो सबसे पहली बात, अगर आपको चिन्ह परिपाटी अगर याद नहीं है तो आप चिन्ह परिपाटी याद कर लीजिएगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या कहता है कि दर्पण से बाईं तरफ मापी गई दूरियां कैसी होती है? माइनस होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। जैसे कि यहाँ पे फोकस है, वक्रता केंद्र है, और यहाँ पे क्या है? ध्रुव है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको छोटा एफ से लिखते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये जो है अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है? क्योंकि ये दर्पण के आगे है, बाईं तरफ है। मतलब ये भी याद रख सकते कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होती है? आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। जैसे अगर यहाँ पे कोई किरण अगर आपतित करेंगे तो फोकस दूरी कहाँ से माप रहे हैं? आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं, तो इसलिए इसका दूरी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है। इसकी वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है? माइनस होती है। ठीक है, तो यह आप ध्यान में रखिएगा। अगर दर्पण के बाईं तरफ प्रतिबिंब भी बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी भी कैसी होगी? माइनस में होगी। और वस्तु दूरी हमेशा क्या हो जाता है कि दर्पण के आगे ही लिया जाता है, बाईं तरफ ही लिया जाता है वस्तु को, तो वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होती है? माइनस में होती है। ये चिन्ह परिपाटी आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखेंगे तो चारों ऑप्शन में माइनस का जिक्र नहीं है और ना ही वैल्यू माइनस में दिया हुआ है। तो अगर माइनस में नहीं दिया हुआ है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो प्लस के हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या मतलब आर पूछा है। तो आपको फॉर्मूला अगर याद है, एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है। तो एफ कितना? 15 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे आर निकालना है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 15 गुना 2 बराबर कितना? 30 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे अगर फोकस दूरी को अगर चिन्ह के साथ लेंगे तो यहाँ फोकस दूरी कैसी होगी? माइनस होगी। और वक्रता त्रिज्या भी कैसी होगी? माइनस होगी। लेकिन यहाँ पे माइनस में तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ पे रख रहा है वस्तु का अवतल दर्पण का? फोकस पे। तो अभी हम लोग पिछला केस पढ़े हैं तो वस्तु को अनंत पे रखते हैं। वस्तु को जब अनंत पे रखते हैं, ये इसका फोकस मान लेते हैं, ये इसका क्या है? वक्रता केंद्र है, यहाँ पे अनंत है। जब वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। तो जस्ट इसका उल्टा क्या होगा? जब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। कहाँ पे? फोकस पे रखेंगे। तो फोकस पे रखने के बाद जो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। जब वस्तु को कहाँ पे? फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। जब अनंत पे बनेगा, अनंत पे जब प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और अनंत पे जो है ना बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनेगा तो उल्टा भी बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखने पर कहाँ पे बनेगा? तो वस्तु के अवतल दर्पण के फोकस पे रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप इस सेशन को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस सेशन में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग वाहन के रियर व्यू मिरर में किया था? मतलब साइड मिरर के रूप में किया था। ये क्वेश्चन तो पिछला पार्ट 1 में भी करवा चुका हूँ। किस मिरर का उपयोग किया जाता है? वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वस्तु से हमेशा छोटा आकार का बनता है। जिससे बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो छोटा सा साइड मिरर में बन जाएगा और उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। इसलिए साइड मिरर के रूप में देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कल भी मैंने समतल दर्पण
के द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में बहुत सारा विशेषता बताया था कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। इसलिए यहाँ पे अगर देखेंगे पहला ऑप्शन वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा नहीं होता है। कैसा होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी एवं सीधा। अगर आभासी है तो हमेशा सीधा बनेगा और वास्तविक है तो हमेशा उल्टा बनेगा। ये दोनों ऑप्शन, ये देखिए वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी सीधा नहीं होता, इसलिए इसका ये ऑप्शन सी नहीं जाएगा। उल्टा एवं बड़ा, उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है समतल दर्पण में, ठीक है। समतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब भी नहीं बनता। समतल दर्पण में जो है वस्तु के आकार का, जितना वस्तु होगा उतना ही आकार का क्या होगा, प्रतिबिंब ही बनेगा उसका। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण का संबंध क्या है। तो कल भी बताए थे कि परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर होते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए, वस्तु को कहाँ पे रखा जा रहा है, वक्रता केंद्र पर रखा जा रहा है, तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दो चीज़ पढ़े, ये एक अवतल दर्पण है मान लेते हैं। अवतल दर्पण में यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ये ध्रुव है, ये फोकस है और यहाँ पे वक्रता केंद्र है। तो आप पहला केस पढ़े कि जब वस्तु को कहाँ पे अनंत पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे। जब फोकस पे वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। यहाँ पे लेकिन क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनेगा। जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। लेकिन यह प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु के आकार के बराबर, जितना वस्तु का साइज होगा उतना ही साइज का क्या होगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। और यह प्रतिबिंब आप देख सकते हैं किस तरह का बन रहा है, उल्टा बन रहा है। किस तरह का, उल्टा। उल्टा बन रहा है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। तो क्या बोलना है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोला कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं, डेंटिस्ट जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये पिछला सेशन में भी मैं बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या चल जाएगा, सी चल जाएगा, अवतल दर्पण। डेंटिस्ट जो है वह किसका उपयोग करते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या चल जाएगा, 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ अच्छा ये है कि इसमें प्लस माइनस का झोल नहीं है। लेकिन अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होगा, अगर अवतल दर्पण की आपसे अगर फोकस दूरी पूछा जाएगा तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होगी कि माइनस में होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में होती है। इसकी वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है, माइनस में होती है। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ, फोकस दूरी बराबर कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर। तो आर निकालना है, तो एफ बराबर r/2 आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं तो यहाँ से आर निकाल सकते हैं। 20 रख दीजिए, r/2, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 20 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो मैं आपको कल का सेशन में बताया हूँ, बार बार बताया हूँ कि उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, जिसको हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं। और आभासी बनाएगा तो आभासी कैसा होता है, सीधा होता है। आभासी कैसा होता है, सीधा होता है। और सीधा होने के बाद क्या होता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। वस्तु से हमेशा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये जैसे कि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बन रहा था, यहाँ पे अगर कहीं पे भी वस्तु को रखेंगे तो ये कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है इसका प्रतिबिंब। और कैसा बनता है, और यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है और वस्तु जितना बड़ा होगा उससे छोटा बनेगा। और ये कैसा होगा, सीधा होगा। इसलिए उसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। तो उत्तल दर्पण हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है और सीधा बनाएगा। और वस्तु से हमेशा कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। मतलब कौन सा दर्पण है जो सिर्फ, यहाँ पे केवल पूछा है, केवल सिर्फ आभासी प्रतिबिंब ही बनता है और कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका बोला अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक मैक्सिमम केस में वास्तविक ही बनता है, लेकिन अवतल दर्पण का सिर्फ एक ही केस है, स्पेशल केस, जहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो जब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब, आभासी बनता है। तो यहाँ अवतल दर्पण में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी और वास्तविक भी। यहाँ पे देख रहे हैं कि बी नंबर ऑप्शन उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। समतल और उत्तल दोनों यहाँ पे बोला है। तो देखिए समतल दर्पण में भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, हमेशा कैसा बनता है, आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि केवल आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, समतल और उत्तल दोनों में बनता है। तो दोनों में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, जो कि कैसी होगी, सीधा होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण से कितना मीटर की दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। अब सोचिए इसका आंसर, आप इसका इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप 3 दे रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत सोचे हैं। इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर जो है 6 मीटर होगा। अब बोले सर कैसे, तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि समतल दर्पण में क्या होता है कि जितनी दूरी पे वस्तु को रखा जाता है उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे यह कोई एक व्यक्ति है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, कितना दूरी पे खड़ा है, ये कितना दूरी पे खड़ा है, 3 मीटर की दूरी पे खड़ा है। तो इसका जो, इस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ पे बनेगा दर्पण के पीछे। तो कितना दूरी पे बनेगा, ये भी कितना दूरी पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब 3 मीटर की दूरी पे। तो इस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितना मीटर की दूरी बना है, 3 मीटर की दूरी बना है। तो यहाँ पे आपको प्रतिबिंब की दूरी जो है दर्पण से नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब की दूरी। तो व्यक्ति यहाँ खड़ा है ना और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो इसके बीच की दूरी कितना है, तो यहाँ से यहाँ 3 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर, तो 3 कितना हो गया, 6 मीटर। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, डी चल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कहाँ से कहाँ के बीच की दूरी बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन का आप गलत कर कहेंगे। आपको लगेगा कि 3 मीटर है, जो कि ये गलत है, 3 मीटर इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे जो प्रतिबिंब की जो दूरी बोली है, किसके किसके बीच में बोली है, दूरी जो बोला गया है व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बोला गया, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, डी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, समतल दर्पण का आवर्धन। तो अगर आप आवर्धन अगर नहीं पता है तो आवर्धन बराबर क्या होता है, जिसको हम लोग मैग्नीफिकेशन लिखते हैं, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पे लिख देना प्रतिबिंब बटा वस्तु, सिर्फ यही लिख देना, ऊपर में प्रतिबिंब लिखना है और नीचे में वस्तु लिखना है। अब यहाँ पे अगर दूरी है तो यहाँ पे दूरी लिखेंगे, अगर यहाँ पे ऊंचाई है तो यहाँ पे नीचे में भी ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। तो यहाँ पे आवर्धन कितना होगा, तो देखिए प्रतिबिंब की दूरी अगर मान लेते, अगर कुछ लेते हैं, मान ले अगर 12 सेंटीमीटर लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी, तो वस्तु की दूरी भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। बराबर होती है तो दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक बचेगा। और हाँ, ये एक जो होगा वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये एक क्या होता है, प्लस में होता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन जो हमेशा क्या होता है, एक होता है, कितना होता है, लेकिन एक में भी क्या, प्लस में एक होता है। आवर्धन का मान कितना होता है, प्लस में 1 होता है, -1 नहीं होता। माइनस आवर्धन जो होता है वो अवतल दर्पण का हो जाता है। इसलिए इसमें याद रखिएगा आप कि समतल दर्पण में जो आवर्धन का मान होता है तो +1 होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण का उपयोग टॉर्च एवं सर्च लाइट में किया जाता है। तो टॉर्च और सर्च लाइट में जो उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पिछला सेशन में भी मैं करवा चुका हूँ। अगर आपको सेशन में मज़ा आ रहा है तो कमेंट एक कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परावर्तन के समय आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा अभिलंब किस समतल में होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं पिछला सेशन में भी कर रहा हूँ, जो कि ये क्वेश्चन बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है। इस तरह के क्वेश्चन को आप मिस करके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही समतल में होता है, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, एक ही प्लेन में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किस तल में होता है, एक ही तल में होता है, एक ही प्लेन में होता है। इसका आंसर क्या चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वस्तु को कहाँ बोल रहा है, अवतल दर्पण के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बोला यहाँ पे कैसा बनेगा। तो सबसे पहली बात कि वस्तु को अगर ध्रुव और फोकस के बीच में रखता, तो कहाँ बनता प्रतिबिंब। ये इसका स्पेशल केस के बारे में फिर से डिस्कस कर रहे हैं हम। यहाँ पे दर्पण के पीछे बनता और बड़ा बनता, और कैसा बनता, आभासी बनता और सीधा बनता। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे रखा गया वस्तु को, यहाँ पे रखा गया कहाँ पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया। तो यहाँ पे वस्तु को रखा गया, तो यहाँ पे रखा गया, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और वो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब बनेगा किस तरह का, वो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा। और उल्टा जब हो गया तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो यहाँ पे बोला और वस्तु के आकार के बड़ा बनेगा, ये वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वास्तविक है, उल्टा है एवं बड़ा है, बिल्कुल सही है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। यहाँ पे वास्तविक कभी सीधा नहीं होता है, आभासी, सीधा एवं बड़ा। ये ऑप्शन किसके लिए सही है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ये कब बनता, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता। आभासी, सीधा एवं छोटा। ये अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कभी भी छोटा नहीं बनता है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा बनता है, सीधा बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन ये भी नहीं जाएगा। आभासी, सीधा एवं छोटा, ये कौन सा दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर वस्तु को कहाँ पे रखा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, और वस्तु के आकार का क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है, कितना मीटर, 1 मीटर चलता है, तो व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी कम होगी। तो देखिए कितनी कम होगी, वस्तु और प्रतिबिंब की इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये मैं पहला जो इससे पहले ऊपर में जो क्वेश्चन करवाया हूँ उसी कॉन्सेप्ट पे है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, सी पे चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोलाकार दर्पण का मुख्य अक्ष, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, वो क्या है। तो प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष क्या होता है, जैसे कोई भी गोला होता है ना, गोला स्फीयर, हर किसी का क्या होता है, एक सेंटर होता है। तो ये गोला का ही हिस्सा है, तो इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है। और देखिए ये दर्पण का जो है ना, ये मध्य बिंदु जो पॉइंट जो है, ये क्या बोलते हैं, उसको ध्रुव बोलते हैं। जब ध्रुव और किसको, वक्रता केंद्र को जब मिलाते हैं, इस मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग प्रिंसिपल अक्ष बोलते हैं या फिर मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ध्रुव एवं फोकस को मिलाने वाली रेखा नहीं, क्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा गुण सही है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको मैं बता चुका हूँ बार बार कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। और समतल दर्पण में वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही वस्तु का आकार का प्रतिबिंब बनेगा। और जितना दूरी पे रखा जाएगा वस्तु को, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूरी पे बनेगा। तो वास्तविक नहीं बनता है, आभासी एवं पासर परिवर्तित। तो समतल दर्पण का एक स्पेशल भी गुण हो जाता है जिसका नाम है पासर परिवर्तित। पासर परिवर्तित मैं आपको पिछला पार्ट 1 में भी बताया हूँ, उसमें बताया हूँ कि पासर परिवर्तित क्या होता है कि जब वस्तु का दायां हिस्सा बाएं तरफ दिखने लगे और बायां हिस्सा दाएं तरफ दिखने लगे, तो इस तरह के गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, पासर परिवर्तन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो लैटरल इन्वर्जन या पासर परिवर्तित जो होता है वो किस दर्पण में होता है, समतल दर्पण में होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए आप अगर कल का सेशन अगर देखें तो कल का सेशन में मैं बताया हूँ कि किरणों को एकत्रित करने में जो दर्पण का उपयोग होता है वो किस दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका, अवतल दर्पण का।
इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग, मतलब बहुत सारे किरणों को क्या कर देते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पैरेलल रे आया, तो जब अवतल दर्पण पे ये आपतित होगा तो परावर्तित होकर किसी एक बिंदु पे क्या कर देगा, एकत्रित कर देगा, मतलब केंद्रित कर देगा, एक बिंदु पे एकत्रित कर देगा। जैसे ये समांतर किरण है, तो ये परावर्तित होकर के यहाँ पे भी एकत्रित करेगा, ऐसे जाएगा तो ये परावर्तित होकर के यहाँ पे एकत्रित करेगा। तो अवतल दर्पण क्या करता है कि बहुत सारा किरणों को क्या करता है कि एक बिंदु पे क्या करता है, एकत्रित करता है। इसलिए इस दर्पण को हम लोग क्या बोले थे, अभिसारी दर्पण बोले थे, और इसको इंग्लिश में क्या बोले थे, कन्वर्जिंग मिरर। क्या कन्वर्ज, जो कन्वर्ज कर रहा है, एक बिंदु पे कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए उसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस स्थिति में अवतल दर्पण आभासी, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये केस, स्पेशल केस इतना इंपॉर्टेंट है जो बार बार आता है। किस केस में बनेगा, ये किस केस में बनेगा, जब वस्तु को हम लोग कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अवतल दर्पण में आभासी, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ऑप्शन जाएगा वस्तु, फोकस, वक्रता केंद्र के बीच में बिल्कुल नहीं, वस्तु, फोकस और कहाँ के बीच में होना चाहिए, ध्रुव के बीच में होना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही पहचानना है, कौन सा कथन सही है। उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यह तो बिल्कुल गलत है। उत्तल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यह बिल्कुल सही कथन है। समतल दर्पण जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल नहीं। अवतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है, सिर्फ एक ही केस में बनाता है, जब वस्तु को कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। उत्तल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल नहीं। उत्तल दर्पण जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। ये तीनों ए, सी, डी, ये तीनों गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी गोलाकार दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव क्या होता है, किसी भी दर्पण का मिड वाला पॉइंट, मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, जैसे ये उत्तल दर्पण है, जैसे ये उत्तल दर्पण ले लेते हैं, यहाँ पे उत्तल दर्पण ये है, इसका फोकस दूरी कहाँ पे, इसका फोकस दूरी का जो है चिन्ह कैसे होगा। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी इधर होता है, जो किधर होता है, आपतित किरण की दिशा की तरफ होता है। तो आपतित किरण की दिशा की तरफ जो मापी गई दूरी होती है वो कैसी होती है, प्लस में होती है। कैसी होती है, प्लस में होती है। इसलिए इसका उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। यहाँ पे आपको बताएं कि ऊपर में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। वहाँ पे वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ पे उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है, प्लस में होती है। तो ये रहा आपका टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि मैं आपको 2 पार्ट में करवा चुका हूँ। आप अगर दोनों पार्ट को अच्छे से करते हैं तो आप बिहार बोर्ड में सारा 3 से 4 जो क्वेश्चन आएंगे उसको आराम से कर लेंगे। और इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो चैप्टर को बार बार रिवाइज़ कीजिए। और मेरा वीडियो को अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मेरा वीडियो को देख सकते हैं बार बार। और अगर आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए ओके, बाय।